मतलब या तो हम लोग पॉइंट चार्ज के रूप में उसको काटते थे और फिर इंटीग्रेट करके पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। जैसे जैसे सिचुएशन टफ होता गया था, वेरिएबल्स बढ़ते गए थे, कहानी उसकी लंबी चौड़ी होती गई थी, है ना। लास्ट में ऐसा स्थिति आ गया था कि 3 3 वेरिएबल को एलिमिनेट करना था, टफ हो रहा था। इसी टफनेस से बचने के लिए हम लोगों ने क्या किया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में मैं आपको क्या बताया कि किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलर कितने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास कर रहे हैं, है ना। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस फोर्सेस थे उसी को हम लोग क्या बोले थे, फ्लक्स बोले थे। फ्लक्स का डेफिनेशन हम लोग जो लास्ट टाइम निकाले थे वो फाई इक्वल टू कितना आया था, इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस, यही चीज निकाले थे, है ना, इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस। इसके बाद क्या हुए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना शुरू किया। भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोनों तरह के सरफेस के लिए निकाला जाने लगा, या तो क्लोज सरफेस रहे या तो ओपन सरफेस रहे। दोनों ही तरह के सरफेस के लिए हम लोगों ने फ्लक्स निकाला, और फ्लक्स के लिए इस डेफिनेशन का यूज किया, इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस का, जिसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट में इसको इंटीग्रेशन ई डीएस कॉस थीटा भी लिखे। इतनी बातें क्लियर थी। इसके बाद आया क्या, गॉस लॉ। इसके बाद गॉस लॉ में क्या पढ़े हम लोग, गॉस लॉ में पढ़े कि किसी भी क्लोज सरफेस के लिए, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए जो टोटल फ्लक्स होता है, किसके लिए, क्लोज सरफेस के लिए, ये चीज ध्यान देना, ये होता है कितना, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। इस दोनों चीज में देखे कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में दोनों का फ्लक्स है, इसका मतलब राइट हैंड साइड भी दोनों का बराबर होगा। तो दोनों का राइट हैंड साइड बराबर होगा, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस जो होगा, ये ई डॉट डीएस किसके बराबर में होगा, क्यू इनसाइड और बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर में। इसी का यूज करते थे हम लोग और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे अभी तक। इसमें एक टर्म लेते थे क्या, गसियन सरफेस का। एक टर्म लेते थे किस चीज का, गसियन सरफेस। इस गसियन सरफेस के बारे में क्या क्या एजम्पशन लिए थे हम लोग, कि सबसे पहली बात कि गॉस लॉ क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है, तो ये गसियन सरफेस जो होना चाहिए ये कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। दूसरी बात कि अगर सिमेट्रिक रहेगा तो ई कांस्टेंट हो जाता था हर जगह डिस्टेंस बराबर रहने के कारण। तो गसियन सरफेस को सिमेट्रिक करने के लिए दूसरी बात ये भी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट करने के लिए, कि ये कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक। तुम कहोगे कि भाई साहब अगर सिमेट्रिक नहीं रहेगा तब क्या गॉस लॉ यूज नहीं होगा, है ना, गॉस लॉ वैलिड नहीं होगा। सिमेट्रिक सरफेस रहेगा तब भी गॉस लॉ वैलिड होगा, समझ में आ रहा है बात। लेकिन नॉन सिमेट्रिक रहेगा तब भी वैलिड होगा। हर एक क्लोज सरफेस के लिए गॉस लॉ वैलिड है, लेकिन आपके लिए यूजफुल वो तभी हो पाएगा जब सरफेस कैसा रहे, सिमेट्रिक। क्यों, कि सरफेस सिमेट्रिक रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार कांस्टेंट होगा, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर नॉन सिमेट्रिक सरफेस रहे, मान लीजिए कि चार्ज यहाँ पर है प्लस क्यू और सरफेस आपका कुछ ऐसा है, तो यहाँ से इस सरफेस का डिस्टेंस यहाँ कुछ अलग है, यहाँ कुछ अलग है, यहाँ कुछ अलग है। हर पॉइंट पे डिस्टेंस अलग होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। अब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, आप इसको इंटीग्रेशन में बाहर नहीं निकाल सकते थे। लेकिन अगर सिमेट्रिक होता है, लेकिन अगर यही चीज सिमेट्रिक रहता, तो अब जितना डिस्टेंस यहाँ से है इस चार्ज का, उतना ही डिस्टेंस यहाँ भी है, उतना ही डिस्टेंस यहाँ भी है। हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा, एक जैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और हम लोग क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर कर सकते हैं, और हमारे लिए यहाँ पर गॉस लॉ यूजफुल हो सकता था। जिन चीजों का डेरिवेशन हमने एनालिटिकल मेथड से, ज्योमेट्रिकल मेथड से, ट्रिगोनोमेट्रिकल मेथड से, कैलकुलस मेथड से इतना लंबा चौड़ा डेरिवेशन किया था, गॉस लॉ लगाने के बाद वो डेरिवेशन चुटकी का खेल हो गया था। बहुत आसान हो गया था, इतने सारे वेरिएबल्स एलिमिनेट हो गए, बस 2 लाइन याद रखना था। 2 लाइन याद रखने से क्या हुआ, काम खत्म हो गया। इतनी बातें समझ में आई या नहीं आई, इतनी बातें अगर समझ में आई तो आज इसका एक लास्ट डेरिवेशन हम लोग करने वाले हैं। तो लास्ट डेरिवेशन है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज सीट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज सीट, कि एक चार्ज सीट है जो इनफाइनाइट लेंथ का है, इनफाइनाइट डायमेंशन का है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इनफाइनाइट डायमेंशन का सीट क्या होता है सर?
तो देखो किसी भी चीज का जो हम लोग इन्फिनेटिव डिसाइड करते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं कि कोई ऐसा सीट होगा जिससे अगर हम ढकेंगे तो चंद्रमा पृथ्वी तारे सारे कुछ ढक जाएंगे, उसको इनफाइनाइट सीट बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। इनफाइनाइट सीट का मतलब ये होता है कि इनफाइनाइट कोई भी चीज तब होता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए क्या कि 10 करोड़ रुपया मेरे लिए इनफाइनाइट के बराबर में है, तुम्हारे लिए उससे भी बड़ा इनफाइनाइट के बराबर में। लेकिन अगर हम लोग अंबानी अडानी के लिए बात करें तो 10 करोड़ रुपया उसके लिए कुछ है क्या? नहीं है। तो जो चीज किसी के लिए कुछ नहीं है, निग्लिजिबल है, वही चीज मेरे लिए क्या हो रहा है? इनफाइनाइट हो रहा है। 10,000 रुपया मेरे लिए कुछ नहीं है मान के चलो तो, लेकिन अगर कोई रोड पे जो आदमी 2 रुपया 4 रुपया भीख मांगता है, उसको अचानक से आप 10,000 रुपया दे दीजिए तो उसके लिए क्या हो जाएगा? वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या होती है? इनफाइनाइट वेरी करती है, इनफाइनाइट की साइज डिफरेंट होती है। तो अब सर यहाँ पर आप इनफाइनाइट सीट का बात करें, इनफाइनाइट सीट कैसा होगा? तो आप देखिए, आप वहां से इस बोर्ड को अगर देख रहे हैं तो आपको ये बोर्ड एक निश्चित डायमेंशन का, निश्चित लेंथ ब्रेथ का, निश्चित एरिया का दिख रहा होगा। आप इसको इनफाइनाइट नहीं बोलेंगे। लेकिन जरा सा आप क्या करिए, अपने उंगली को ऐसे पकड़िए और ऐसे एकदम नजदीक लाते जाइए, तो आपको लगेगा क्या कि आपका उंगली बड़ा होता जा रहा है। दूर से जैसे जैसे आप नजदीक लाइएगा, करके देख लीजिए, आपको लगेगा क्या कि आपका उंगली बड़ा होता जा रहा है। इसी तरह से आप सोचिए जरा सा कि आप नजदीक आना शुरू हो जाए, आप मेरे करीब आना शुरू हो जाए, आपको दिखने लगेगा कि ये बोर्ड धीरे धीरे बड़ा होने लग गया। और मेरे सामने आए तो अभी भी हमको दिख रहा है कि थोड़ा और बड़ा हो गया। और करीब आएंगे और करीब आएंगे, और जब बहुत करीब आ जाएंगे तो हमको लगेगा क्या कि ये बोर्ड पूरा इनफाइनाइट डायमेंशन का है। बात समझ में आ रही है? तो अगर कोई पॉइंट यहाँ से बहुत क्लोज है, कोई पॉइंट यहाँ से बहुत क्लोज है, तो इस क्लोज पॉइंट के लिए बोर्ड कैसा हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, आपको ऐसा लगता जाएगा क्या कि बोर्ड का साइज क्या होता गया? छोटा होता गया। और बोर्ड किस में आ गई? फाइनाइट में आ गए। तो बोर्ड या किसी सरफेस को हम लोग इनफाइनाइट सरफेस कब कहेंगे? जब उसको हम बहुत क्लोज ऑब्जर्व करेंगे। जब बहुत क्लोजली आप किसी सरफेस को ऑब्जर्व करिएगा, तो उस ऑब्जर्वेशन के लिए जो ये बोर्ड होगा वो कैसा होगा? इनफाइनाइट होगा। अदरवाइज ये क्या होगा? फाइनाइट होगा। वहां से देख रहे हैं, थोड़ा डिस्टेंस से देख रहे हैं, बोर्ड फाइनाइट लेंथ का है। लेकिन एकदम करीब आके देखने लगे, एकदम चिपक गया, बोर्ड कैसा दिखेगा? इनफाइनाइट दिखेगा। तो ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करता है कि सामने वाला सीट फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा। अब देखिए, इसमें आपके पास गिवन क्या चीजें हैं। आपके पास दिया हुआ है ये कि आपके पास एक इनफाइनाइट डायमेंशन का सीट है। मान लीजिए कि ये इनफाइनाइट डायमेंशन का सीट जो है आपका, वो कुछ ऐसा है। ये इधर इनफाइनाइट तक है, इधर भी ये कैसा है? इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट डायमेंशन का सीट है। इनफाइनाइट डायमेंशन का मतलब समझ रहा है कि ऑब्जर्वेशन हम कहाँ से कर रहे हैं? बहुत क्लोज से कर। अब इनफाइनाइट डायमेंशन का ये सीट है, तो इस पे चार्ज भी कितने होंगे? इनफाइनाइट चार्ज होंगे। लेकिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जब हम लोग इस पे बात करेंगे, तो चार्ज यूनिफॉर्मली अगर इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका कुछ ना कुछ चार्ज डेंसिटी होगा जिसको हम लोग पता लगा सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कभी चावल बनते हुए देखें आप लोग, या चावल बनाए हुए हैं, बनाए हुए हैं ना, तो चावल के इनफाइनाइट दाने हैं उसके अंदर। लेकिन अगर टेस्ट करना है कि चावल कितना पका है, तो हम किसी एक दाने को उठाते हैं। क्यों? कि ये मान के चलते हैं कि उस कढ़ाई के अंदर, उस बर्तन के अंदर में जो चावल के दाने हैं वो सारे एक जैसे ही पके होंगे। तो अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और इनफाइनाइट डायमेंशन का ये है, तो किसी पार्टिकुलर एरिया में, एक यूनिट एरिया में कितना चार्ज होगा, ये चीज हम पता लगा सकते हैं। और इसी को यूनिट एरिया में जो चार्ज होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिग्मा। तो इसके बारे में ये दिया हुआ है कि एक इनफाइनाइट चार्ज सीट है जिसका चार्ज डेंसिटी कितना है? सिग्मा है। ठीक ना? अब कहेगा क्या कि इस चार्ज सीट से आर डिस्टेंस पर एक कोई सा पॉइंट है पी। आर डिस्टेंस पर एक कोई सा पॉइंट है पी, और आपको क्या करना है? इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। आप ये बात जानते हैं कि ये आर जो है, ये सीट के बहुत क्लोज एक पॉइंट है। क्योंकि जब तक क्लोज नहीं रहेगा तब तक ये सीट इनफाइनाइट जैसा बिहेव नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? तो हम लोगों ने क्या एज्यूम किया है? माना है क्या? माना है क्या इसमें कि लेट एन इनफाइनाइट चार्ज सीट, इनफाइनाइट चार्ज सीट हैविंग चार्ज डेंसिटी, हैविंग चार्ज डेंसिटी, कितना चार्ज डेंसिटी है इसका? हैविंग चार्ज डेंसिटी सिग्मा। इसका जो चार्ज डेंसिटी है वो कितना है?
सिग्मा है। हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को करना क्या है, तो वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। कहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P, एक पॉइंट है P, R डिस्टेंस एट अ पॉइंट P which is R distance from the seat, which is R distance from the seat, कि एक सीट से R डिस्टेंस पर जो है सो कोई सा पॉइंट है P, और इसी पॉइंट P पर जो है सो हम लोगों को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। अब भाई लगाना है अपने को क्या, गॉस लॉ। अपने को लगाना है क्या, गॉस लॉ। तो सबसे पहला काम अपन का ये बनता है क्या, एक गसियन सरफेस का चुनाव करें। एक गसियन सरफेस का क्या करें, सिलेक्शन करें। अब गसियन सरफेस हम कैसा सेलेक्ट करें कि हमारे जो कैरेक्टेरिया है गसियन सरफेस के उसको फिल कर दे। क्या क्या कैरेक्टेरिया है, तो एक इमेजिनरी सरफेस है, चलो इमेजिनरी हो जाएगा। दूसरा क्लोज्ड होना चाहिए, क्लोज्ड भी हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि सिमेट्रिक होना चाहिए और पॉइंट पी से गुजरना चाहिए। तो एक सीट के सिमेट्रिक आप कैसा सरफेस कंसीडर कर सकते हैं, कैसा सरफेस एनालिसिस कर सकते हैं। इनफाइनाइट सीट है, इनफाइनाइट बड़ा सरफेस हमको करना नहीं है, हमको एक छोटा सा सरफेस करना है जिससे अपना क्या हो, काम चल जाए। अब काम चल जाए तो इससे आप देखिए कि कैसा सरफेस आप इससे कंसीडर कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि इस सीट पर हम कहीं से क्या करते हैं ना, इस सीट पर हम कहीं से क्या करते हैं कि ए एरिया का एक हम सरफेस काट लेते हैं। मान लीजिए क्या किए, एक सर्कुलर सरफेस हम काट लिए, आपका जैसा मन वैसा आप काट सकते हैं, जिसका एरिया हमको पता है कितना, किसका एरिया है कितना, ए। ठीक है। अब देखो ए एरिया है, तो यहां से तुमको सिमेट्रिक इसके सोचना है। तो सिमेट्रिक अगर मान लो कि एक सिलेंडर या क्यूबॉइड, ये दीवार मान लीजिए कि आपका इनफाइनाइट सरफेस है, और इससे हम क्या करें, एक सिलिंड्रिकल पाइप लें और आर पार कर दें, आधा आगे आधा पीछे। तो सिलिंड्रिकल पाइप सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा? अगर इसके दोनों तरफ के ढक्कन को आप बंद कर दीजिए तो क्लोज सरफेस भी हो गया, और अगर उसका एक एंड यहां पर रहे तो पी पॉइंट से पास भी करेगा। अब वो हो सकता है पाइप कैसा भी रहे, सिलिंड्रिकल भी रह सकता है, क्यूबॉइड के जैसा भी रह सकता है, लेकिन आर पार रहे और सिमेट्रिक रहे। तो तुम बताओ कि हम क्यूबॉइड के जैसा सरफेस माने कि सिलेंडर के जैसा सरफेस माने? सिलेंडर के जैसा माने या क्यूबॉइड के जैसा माने, जैसा आपकी मर्जी। क्यूबॉइड के जैसा माने तो चलिए, तब इसको हम सर्कुलर नहीं मानते हैं, तब इसको हम लोग क्या करते हैं, एक स्क्वायर शेप में हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं। तो देखिए कि जब स्क्वायर शेप में आप इस एरिया को मानिएगा, ये एक छोटा सा एरिया माना मैंने जो कैसा है, स्क्वायर के शेप में, स्क्वायर के शेप में है, तो आर पार अगर एक आप क्यूबॉइड पास करवाइएगा तो वो क्यूबॉइड कैसा होगा, जरा सा ध्यान दीजिएगा। वो जो आपका क्यूबॉइड होगा, वो क्यूबॉइड होगा कैसा, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए वो जो आपका क्यूबॉइड होगा, वो यहां पर कुछ आप ऐसा बनाइए, वो जो आपका क्यूबॉइड होगा वो कैसा है, इस पर आप ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ से इसको मिलाइए, यहाँ से इसको मिलाइए, यहाँ से इसको मिलाइए, यहाँ से कुछ ऐसा ही क्यूबॉइड होगा बाहर की तरफ। सेम चीजें जो है सो इसके आर पार होगी, अंदर की तरफ भी आएगी। तो सेम चीजें जो अंदर की तरफ आएगी वो कैसी आएगी, ये देखिए। तो यहाँ से सिमेट्रिक होना चाहिए, मतलब जितना ये यहाँ से आगे है उतना ही पीछे भी रहेगा, जितना आगे है उतना ही क्या रहेगा, पीछे भी। अच्छा ये पता है कि ये जो मैंने एरिया काटा है ना, ये एरिया कितना है, ए एरिया है। क्लियर है बात? अब देखो कि यहाँ से पीछे भी अगर हमको ऐसा ही सरफेस चाहिए, तो यहाँ से पीछे जो ऐसा ही सरफेस चाहिए, तो वो सरफेस कैसा होगा, जरा सा इस पर ध्यान दीजिए। तो वो सरफेस जो होगा आपका, वो कुछ ऐसा होगा, पीछे इतना, तब ये सिमेट्रिक कहलाएगा। तो पीछे भी आपका इसी तरह से आप क्या करिए, इसको पीछे भी कंसीडर कर लीजिए। दिख रहा है आगे पीछे सिर्फ एक ही तरह का घुमा है, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि सीधा है, ये मान के चलो, आर पार हुआ है, सीधा है। ठीक ना, क्यूबॉइड है जो सीधा है। अच्छा ये बताओ कि अगर एक ही क्यूबॉइड को हम आर पार किए हैं, जितना आगे उतना ही पीछे, तो अगर इस रीजन का एरिया ए है, अगर इस रीजन का एरिया ए है, तो ये वाले रीजन का भी एरिया कितना होगा, और इस वाले रीजन का भी एरिया कितना होगा, ए होगा। कोई दिक्कत है आपको? अब देखिए
कि आपको एरिया वेक्टर लेना है। आपको क्या करना है? एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर लेने से पहले आप क्या करिए, तो आप थोड़ा सा बात करिए इलेक्ट्रिक फील्ड का। चार्ज बेटा अपने पास जो है वो चार्ज है अपने पास पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किधर होता है? अवे फ्रॉम द चार्ज, चार्ज से बाहर की तरफ। तो देखो कि इसमें जो है तो बहुत सारे सरफेस हैं, बहुत सारे सरफेस हैं, लेकिन ये जो सरफेस है इसका एरिया वेक्टर जो तुम्हारा होगा, इसका जो एरिया वेक्टर होगा तुम्हारा, वो यहां से और किधर की तरफ? बाहर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ। ये सिलेंडर जो है यहाँ से ये ऐसे पास किया हुआ है, तो इस क्षेत्र का जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर और बाहर, है ना। यहाँ का भी इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, तुम यहाँ भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करोगे तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा तुम्हारा? परपेंडिकुलर, अवे फ्रॉम द चार्ज। बात समझ में आ रहा है? लेकिन अगर यहाँ पर आप एक छोटा सा एलिमेंट एरिया वेक्टर काटते हैं तो इस एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन किधर होगा? परपेंडिकुलर, बाहर की तरफ। और यहाँ पर भी इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा? परपेंडिकुलर, बाहर की तरफ। बात समझ में आ रही है? अब देखो कि जब परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, तो यहाँ पर भी ये पता चला कि थीटा बराबर कितना, और यहाँ पर भी ये पता चला कि थीटा बराबर कितना? 0 डिग्री। अब देखो कि अपने पास एक सरफेस है ऐसे वाला भी, अभी तो हम बस दोनों तरफ के ढक्कन का बात किए हैं, लेकिन ये जो ऐसे है चारों तरफ, तो तुम देखना मेरा हाथ, इसका जो टॉप फ्लोर होगा क्यूबॉइड का वो कैसा होगा? ऐसा। इसका एरिया वेक्टर कैसा? ऐसा, ऊपर की तरफ, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगा? ऐसे पास करेगा, है ना। तो एरिया वेक्टर इस सरफेस का जा रहा है ऊपर की तरफ, एरिया वेक्टर है इसका ds, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है? अंदर की तरफ। मतलब यहाँ पर थीटा कितना आ रहा है? 90 डिग्री। आप देखिए, आप इस वाले सरफेस को देखिए, इस वाले सरफेस पर देखिए एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, पीछे वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगा? थीटा अभी भी कितना है? 90 डिग्री। इधर वाले सरफेस को देखो, एरिया वेक्टर ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी कैसे जा रहा है? थीटा अभी भी कितना? नीचे वाले सरफेस के कारण देखो, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी कैसे? थीटा अभी भी कितना? 90 डिग्री। मतलब ये जो चारों सरफेस हैं, इस चारों सरफेस के कारण जो है सो थीटा कितना हो रहा है? 90 डिग्री। हम लोग किसी एक ही के कारण समझेंगे, ये टॉप फ्लोर, ये बॉटम फ्लोर पे थीटा 0 डिग्री है, और बाकी जो साइड का जो चारों एरिया है, इस चारों एरिया के कारण थीटा कितना? 90 डिग्री। मान लो कि अगर हम लोग सिलिंड्रिकल सोचते तो इसको समझना ज्यादा आसान हो जाता। सिलिंड्रिकल सोचते तो कैसे? यहाँ तो पता चल गया कि चारों एज के कारण, चारों दीवार के कारण जो एरिया वेक्टर होगा वो 90 डिग्री बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, और ये 0 डिग्री, और ये भी कितना? 0 डिग्री। इसी कहानी में अब हम क्या करते हैं, इसी कहानी में हम क्या करते हैं, अब इसको तुमको सिलिंड्रिकल बना के दिखाते हैं तो समझ में ज्यादा अच्छा आएगा, ठीक ना। अभी तुमको ये समझ में आ गया, यहाँ 0 डिग्री, वहां 0 डिग्री, इधर चारों तरफ 90 डिग्री। सिलिंड्रिकल में भी सेम ही केस होना है, देखो कैसे। तो सिलिंड्रिकल का जब हम लोग बात करेंगे तो सिलिंड्रिकल में कैसे बात करना है, इस चीज पर जरा सा ध्यान दीजिएगा। सिलिंड्रिकल में हम लोगों को कैसे बात करना है, इस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, अब सिलिंड्रिकल गसियन सरफेस पर कैसे काम होगा। था अपने पास क्या, तो यहां से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट था आपका क्या? पी, है ना। आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट था क्या आपका? पी। अब देखिए कि यहां पर मैं क्या करता हूं, एक सर्कुलर आर्क काट लेता हूं, और इस सर्कुलर आर्क का जो है सो आपका एरिया आपको पता है कितना, कि इसका एरिया है कितना? ए, ठीक है। अब देखिए कि इसके सिलिंड्रिकल जब हम लोग बात करेंगे, तो जो सिलिंड्रिकल सरफेस का हम लोग बात करेंगे तो वो सिलिंड्रिकल सरफेस कैसा होगा? यहाँ से कुछ ऐसे आएगा, यहाँ से कुछ ऐसे आएगा, और फिर जो है तो ये सरफेस जो है तो एक सिलेंडर मिलके बनाएगा, और ये सिलेंडर हो जाएगा कैसा? कुछ ऐसा। पीछे अगर आपको सिलेंडर देखना है तो पीछे वाला सिलेंडर देखिए कैसा दिखेगा, यही कुछ इस तरीके से पीछे भी आएगा। कितना पीछे आएगा? जितना आगे गया है उतना ही पीछे आएगा। यहाँ से भी ये पीछे आएगा, और आर डिस्टेंस पर ये भी एक सिलेंडर बनाएगा, जो सिलेंडर आपको दिखेगा कैसा? कुछ ऐसा। अब देखिए कि इसमें केवल 3 ही सरफेस, अगर इसका एरिया ए है तो इसका भी एरिया कितना होगा, और इसका भी एरिया कितना होगा? ए। अब तुम देखो कि ये तीनों पर यहां से ये भी डिस्टेंस जो है आपका वो कितना है? आर ही डिस्टेंस है, जितना आगे उतना ही कितना पीछे।
अब देखिए कि इस सरफेस का अगर आप बात करिएगा एरिया वेक्टर का, तो यहां से एरिया वेक्टर लीजिएगा किधर, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ ds, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कि पॉजिटिव चार्ज है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर आएगा, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। दोनों के बीच का एंगल थीटा बराबर कितना डिग्री, पीछे भी यही आया था। यहाँ का ढक्कन देखो, ये वाला ढक्कन, इस पे अगर तुम ds लोगे तो ये ds किधर आएगा, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर से कहाँ आएगा, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। यहाँ भी कितना, थीटा 0 डिग्री। अब ये सिलिंड्रिकल सरफेस बना। सिलिंड्रिकल सरफेस कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमको पता है हमेशा बाहर की तरफ। और यहाँ पर कहीं भी आप एरिया वेक्टर लीजिएगा तो यही तो लीजिएगा, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसी डंडे के डायरेक्शन में। तो कभी भी बात करें तो थीटा कितना हो रहा है, 90 डिग्री। थीटा कितना हो रहा है, 90 डिग्री। तो हर जगह पर जो है सो थीटा कितना डिग्री आ रहा है, 90 डिग्री। तो कोशिश करना है तुमको ये कि सरफेस मिनिमाइज करके चलें। जैसे सिलेंडर में 3 ही सरफेस है, 2 फ्लैट सरफेस, एक कर्व सरफेस। लेकिन अगर क्यूबॉइड लिए थे तो 6 सरफेस हो रहे थे, क्यूबॉइड में 6 सरफेस है। अब 6 सरफेस के कारण फ्लक्स निकालना पड़ता, काहे इतना माथा दर्द लेंगे। यहाँ पर 2 फ्लैट सरफेस, एक कर्व सरफेस से अपना काम चल रहा है। अब देखिए कि यहाँ पर अगर आप बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा ऐसे, और एरिया वेक्टर जो ds आपका जाएगा वो जाएगा कैसे, ऐसे। और यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना रहेगा, 90 डिग्री। आप तीनों सरफेस का नेमिंग कर लीजिए। इसका नाम पहला सरफेस, इसका नाम दूसरा सरफेस, और इस कर्व सरफेस का नाम रख लीजिए आप कैसा सरफेस, तीसरा सरफेस। हम लोग किए क्या है, किए हैं ये कि गसियन सरफेस माने हैं और एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लगाए हैं। अब थोड़ा सा गसियन सरफेस के बारे में एक लाइन लिखने का प्रयास करेंगे कि क्या गसियन सरफेस माने हैं। तो हम लोग माने हैं क्या कि लेट अ गसियन सरफेस, हम लोगों ने क्या किया है, एक गसियन सरफेस माना है। और ये गसियन सरफेस कैसा है भाई, गसियन सरफेस व्हिच इज सिलिंड्रिकल, व्हिच इज कैसा है, सिलिंड्रिकल है। अब देखो कि जब सिलिंड्रिकल गसियन सरफेस है तो उसका लेंथ कितना है और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, ये पता है आपको। तो हैविंग लेंथ कितना है, हैविंग लेंथ, इस गसियन सरफेस का जो लेंथ है वो देखो कि यहाँ से यहाँ तक r और यहाँ से यहाँ तक r, टोटल लेंथ कितना, 2r, है ना। दोनों तरफ का लेंथ कितना आ रहा है, 2r आ रहा है। तो हैविंग लेंथ 2r एंड हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है इसका, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो कितना है, हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना, ए, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, ए है। इतनी बातें तो क्लियर है। 3 सरफेस हमने मान लिया, 1 2 3। अब अगर बात करोगे फ्लक्स का, अगर बात करोगे फ्लक्स का, फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस का अगर तुम बात करो, पहले सरफेस का फ्लक्स I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट कितना, ds, है ना। ई डॉट ds को क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन ई ds कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू कितना है, इंटीग्रेशन ई ds कॉस, पहले सरफेस के लिए थीटा कितना, पहले सरफेस के लिए थीटा कितना, 0 डिग्री, है ना। थीटा का वैल्यू कितना रख दिए, 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो ये हो जाएगा कितना, इंटीग्रेशन ई ds। ठीक है। दूसरे के कारण अगर फ्लक्स का बात करेंगे, फ्लक्स थ्रू सेकेंड सरफेस का, अगर हम लोग बात करेंगे सेकेंड सरफेस के लिए फ्लक्स का, तो फ्लक्स थ्रू सेकेंड सरफेस जो आएगा भाई, इसको क्या बोलोगे, φ2। φ2 क्या लिखोगे, फिर से वही कहानी, क्या, इंटीग्रेशन ई डॉट ds। ई डॉट ds को कितना लिखते हैं, ई ds कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू सेकंड के लिए कितना है, ई ds कॉस कितना डिग्री, इधर वाले में भी तो 0 डिग्री है सेकंड सरफेस के लिए। थीटा कितना, 0 डिग्री। ई ds कॉस कितना, 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो ये हो जाएगा कितना, इंटीग्रेशन ई ds के बराबर में, है ना। लेकिन अगर आप बात करिएगा फ्लक्स थ्रू थर्ड सरफेस का, फ्लक्स थ्रू थर्ड सरफेस, और ये थर्ड सरफेस कैसा है, कर्व्ड सरफेस है, ठीक ना। थर्ड सरफेस से जब आप बात करिएगा
तो थर्ड सरफेस के कारण जो फ्लक्स फाई 3 लिखिएगा वो फाई 3 कितना इंटीग्रेशन ई डॉट कितना ds। ई डॉट ds का मतलब कितना हुआ ई ds कॉस कितना डिग्री थीटा, और थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना आया है ई ds कॉस कितना डिग्री थर्ड सरफेस से 90 डिग्री, है ना। तो क्यूबॉइडिकल लिए थे तब भी चारों सरफेस का 90 डिग्री, सिलिंड्रिकल लिए थे तब भी हमेशा कितना डिग्री 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू भाई कितना होता है 0, और 0 से मल्टीप्लाई होकर के टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा 0। अब देखिए कि कर्व सरफेस के कारण कोई फ्लक्स नहीं हो रहा है, जो भी फ्लक्स हो रहा है ये दोनों फ्लैट सरफेस के कारण ही फ्लक्स हो रहा है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ से टोटल फ्लक्स का, ठीक ना, हेंस टोटल फ्लक्स जो होगा वो ओनली ड्यू टू फ्लैट सरफेस, केवल फ्लैट सरफेस के कारण ही जो है सो फ्लक्स हो रहा है। ओनली ड्यू टू फ्लैट सरफेस, केवल फ्लैट सरफेस के कारण ही जो है वो क्या हो रहा है फ्लक्स आ रहा है, कर्व सरफेस के कारण कोई फ्लक्स नहीं आ रहा है। और इस टोटल फ्लक्स को जो लिखिएगा आप फाई इक्वल टू वो क्या लिखिएगा फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। फाई 1 का वैल्यू कितना आया है इंटीग्रेशन ई ds, फाई 2 का वैल्यू भी कितना आया है इंटीग्रेशन ई ds, और फाई 3 का वैल्यू कितना आया है 0। ई ds और ई ds को जब तुम ऐड करोगे तो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ ई ds आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। यानी टोटल फ्लक्स जो आया फाई इक्वल टू वो कितना आया 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ई ds। अच्छा अब ये बताइए कि कर्व सरफेस के कारण तो अपनी कोई बात ही नहीं रही, फ्लैट सरफेस चार्ज से जितना दूर पीछे है उतना ही दूर आगे है, मतलब इस फ्लैट सरफेस के पास जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस फ्लैट सरफेस के पास ही होगा। तो दोनों फ्लैट सरफेस इक्विडिस्टेंट है चार्ज से, तो दोनों जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, यानी कि कांस्टेंट होगा, क्योंकि फ्लैट सरफेस के कारण ही फ्लक्स है। कहोगे सर कर्व सरफेस तो कम डिस्टेंस पे है, क्या करेंगे कर्व सरफेस लेके, कोई फ्लक्स ही नहीं हो रहा है इसके कारण। समझ में आ रहा है बात, कर्व सरफेस के कारण तो कोई फ्लक्स नहीं है तो उसको हमको कंसीडर ही नहीं करना है। कंसीडर किसको करना है जिसके कारण फ्लक्स है, तो फ्लक्स है पहले और दूसरे सरफेस के कारण। पहला सरफेस चार्ज से जितना पीछे है दूसरा सरफेस चार्ज से उतना ही दूर पर आगे है, डिस्टेंस दोनों के लिए क्या बराबर, दोनों के लिए डिस्टेंस बराबर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या दोनों के लिए बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कांस्टेंट। अब देखिए कि चीजें क्या कह रही है, चीजें कह रही है क्या, चीजें कह रही है क्या कि जो दोनों फ्लैट सरफेस है, बोथ फ्लैट सरफेस, दोनों फ्लैट सरफेस जो है इज आर, बोथ फ्लैट सरफेस आर इक्विडिस्टेंट है। कहां से इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द चार्ज, चार्ज से क्या है दोनों एक जैसा डिस्टेंस पर है। हेंस इसका मतलब क्या हुआ, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा एट एनी पॉइंट ऑन द फ्लैट सरफेस, एनी पॉइंट ऑन द फ्लैट सरफेस जो होगा, फ्लैट सरफेस इज कांस्टेंट, फ्लैट सरफेस इज कैसा कांस्टेंट होगा भाई। अब ई का वैल्यू क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट को हम लोग इंटीग्रेशन में क्या करते हैं बाहर निकालते हैं, तो बाहर निकालते हैं तो जो फ्लक्स फाई बराबर लिखेंगे वो 2e टाइम्स इंटीग्रेशन कितना ds, कोई दिक्कत है, ई कांस्टेंट हो गया इंटीग्रेशन में बाहर आ गया। ये इतनी बातें हम लोगों ने कहाँ लगाई फ्लक्स निकालने के लिए। अब इतने बातों में हम लोगों ने फ्लक्स निकाला, तो अब भाई ये बात करना है क्या कि गॉस लॉ क्या कहता है। अब गॉस लॉ क्या कहता है, तो गॉस लॉ कहता है क्या, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ कहता है कि जो टोटल फ्लक्स है इनसाइड द क्लोज सरफेस वो कितना होता है क्यू इनसाइड के बराबर में बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। यही तो बात कह रहा है गॉस लॉ, ये ना कह रहा है कि टोटल फ्लक्स इनसाइड द क्लोज सरफेस जो होता है वो सरफेस के अंदर में जितना चार्ज है उसका 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। ये तो गॉस लॉ है। अब देखिए यहाँ कह रहा है फाई इक्वल टू इतना, यहाँ कह रहा है फाई इक्वल टू इतना, दोनों का LHS बराबर मतलब दोनों का RHS भी क्या होगा बराबर। इसका मतलब हुआ 2e टाइम्स इंटीग्रेशन ds इक्वल टू जो होगा
वो कितना होगा, क्यू इनसाइड और नीचे में कितना, एप्सिलॉन नॉट, ये होगा। इसको तुम बोल दो क्या, इक्वेशन 1। अब अपने पास फिर से वही क्वेश्चन आ रहा है, इंटीग्रेशन डीएस निकालना है और क्यू इनसाइड द सरफेस निकालना है, ठीक है ना। तो तुम देखो कि इंटीग्रेशन डीएस का अगर हम बात करें तो डीएस कर्व सरफेस वाले का तो कोई काम ही नहीं है, अब पूरा बेकार, टोटली बेकार, क्योंकि कोई फ्लक्स नहीं है, फ्लैट सरफेस के कारण है। तो ये छोटा सा एलिमेंट फ्लैट सरफेस पर तो आपने डीएस काटा है, और ऐसा ऐसा फ्लैट सरफेस पर आप कितना डीएस काट सकते हैं, इनफाइनाइट डीएस काट सकते हैं। इनफाइनाइट डीएस को जब फिर से आप सारे को जोड़िएगा तो ये पूरा फ्लैट सरफेस बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। जब ये पूरा फ्लैट सरफेस बन जाएगा दोस्त, तो इसका एरिया कितना है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डीएस जो हो जाएगा वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिलेंडर के बराबर में हो जाएगा, है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएस जो आएगा तुम्हारा, ठीक ना, जो इंटीग्रेशन ऑफ डीएस आएगा आपका, यहाँ से देखिए कि जो आपका इंटीग्रेशन ऑफ डीएस आएगा वो किसके बराबर में हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिलेंडर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिलेंडर के बराबर में। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिलेंडर कितना है, ए है ना। जरा सा याद करिए, सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर डेंसिटी का बात करेंगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का बात करेंगे। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी के डेफिनेशन से अगर हम लोग बात करें, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या कहता है दोस्त, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहता है सिग्मा इक्वल टू चार्ज इनसाइड द सरफेस बाय एरिया, चार्ज इनसाइड द सरफेस बाय एरिया। अब तुम देखो कि तुमको ये बात देखना है डायग्राम में कि कितने चार्ज मेरे सरफेस के अंदर में है। आप ध्यान से देखिए, ये ए एरिया में जितना चार्ज है वही चार्ज तो सरफेस के अंदर है, बाकी तो सरफेस के बाहर है। सिलेंडर के अंदर में कितने चार्ज हैं, जो इस सरफेस पर चार्ज है इस एरिया में, तो ए एरिया में चार्ज है कितना, मान लो क्यू इनसाइड, वही तो अंदर में चार्ज है, तो क्यू इनसाइड कितने में है, ए एरिया में। अब ये तुम्हारा सिग्मा का डेफिनेशन क्या कहता है, सिग्मा का डेफिनेशन कहता है कि सिग्मा बराबर जो होगा, ये क्यू इनसाइड जो चार्ज है वो कितने एरिया में है, ए एरिया में है, यही ना। जब ए एरिया में क्यू इनसाइड चार्ज है तो दोस्त यहां से देखो, तुम क्यू इनसाइड इक्वल टू सिग्मा टाइम्स ए लिखोगे कि नहीं लिखोगे, ये इधर आ जाएगा। अब क्या करना है, अब क्या करना है कि इस दोनों का वैल्यू, ठीक ना, पुट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ds एंड क्यू इनसाइड इन किसमें, इक्वेशन 1 में पुट करिए। तो जब इक्वेशन 1 में आप ये सब वैल्यू पुट करिएगा तो इक्वेशन 1 आपका क्या कह रहा है, इक्वेशन 1 कह रहा है 2e टाइम्स इंटीग्रेशन ds जो है वो है हमारा कितना, क्यू इनसाइड और बाई कितना, एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत है, नहीं कोई दिक्कत। 2e के जगह 2e रहेगा, 2e के जगह पर 2e रहेगा। दूसरी बात देखिए कि 2e के जगह पर 2e रहा, इंटीग्रेशन ऑफ ds कितना आया, a के बराबर में, q इनसाइड कितना आया, सिग्मा a के बराबर में, और नीचे एप्सिलॉन नॉट है तो एप्सिलॉन नॉट रहा। ध्यान से देखिए, a से a कैंसिल होगा, कैंसिल होगा दोनों तरफ, 2e बचेगा। तो अगर e इक्वल टू आप लिखेंगे तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इधर है और 2 इधर मल्टीप्लाई से आ जाएगा किधर, डिवाइड में, और यही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान से आप देखिए कि इसमें आर वाला कोई टर्म है ही नहीं, तो हम यहां से देखें तब भी सीट इनफाइनाइट दिख रहा है, और नजदीक आ गए अभी भी इनफाइनाइट दिख रहा है, और नजदीक आ गए अभी भी सीट कैसा दिख रहा है, इनफाइनाइट। आर से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इसके एरिया के रिस्पेक्ट में आर बहुत छोटा है तो ये सीट कैसा बिहेव करेगा, इनफाइनाइट सीट के जैसा। और इनफाइनाइट सीट के लिए यहाँ पर बात करें, यहाँ पर बात करें, यहाँ पर बात करें या यहाँ पर बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा बाय 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो कांस्टेंट रहेगा किसी गिवन चार्ज सीट के लिए, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगा। बातें समझ में आई कि नहीं आई, यही चीज आपको याद रखना है अगले चैप्टर के लिए। अगले चैप्टर में आप पढ़ेंगे क्या, कैपेसिटर। और कैपेसिटर होता क्या है, तो दो चार्ज प्लेट का एक कॉम्बिनेशन होता है।
अब दो चार्ज प्लेट को क्या करेगा, एक पर पॉजिटिव चार्ज एक पर नेगेटिव चार्ज रख देगा, दोनों को बहुत क्लोज रख दिया। अब जरा सा तुम इसके बीच में आकर के अगर सीट को देखोगे तो सीट कैसा दिखेगा, तुम तो आ ही नहीं पाओगे बीच में। मान लो एक मक्खी आ गया बीच में, और मक्खी अगर इधर वाले सीट को देख रहा है तो कैसा दिखेगा, इनफाइनाइट। इधर वाले सीट को दिखेगा तो कैसा दिखेगा। अब तुमको इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहेगा, बहुत सारी चीजें निकालनी रहेगी, तो इसके लिए ये फॉर्मूला क्या आएगा, काम में आएगा। समझ में आ रहा है बात, ये चीजें समझ में आई कैसे डील करना है इसको। ये लास्ट एप्लीकेशन था गॉस लॉ का जो हम लोगों को पढ़ना है। अब सवाल उठता है क्या कि सर इस पे एक आध क्वेश्चन करा दीजिए तो मजा आ जाए, है ना। अब देखिए कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि आपके पास दो इनफाइनाइट सीट्स हैं, दो इनफाइनाइट सीट्स हैं, एक ये और एक ये। लग रहा है दो पैरेलल सीट है ना। इस दोनों पैरेलल सीट पर, इस दोनों पैरेलल सीट पर अपोजिट चार्ज रखे हुए हैं। मान लो इस पर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो दूसरे वाले पर नेगेटिव चार्ज रखा हुआ होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पे नेगेटिव, ठीक ना। इस पे नेगेटिव। दोनों के बारे में ये दिया हुआ है कि दोनों का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इसका सिग्मा और इसका भी सिग्मा, ठीक है। कह रहा है क्या कि टू चार्ज प्लेट, टू चार्ज प्लेट, टू चार्ज प्लेट placed very close, placed very close to each other, एक दूसरे के बहुत क्लोज है। वेरी क्लोज रखने का मतलब ही केवल ये होता है कि इस दोनों को जब बहुत क्लोज रख देंगे ना तो बीच में घुस के ऐसे देखोगे तो ये सीट कैसा दिखेगा, इनफाइनाइट सीट दिखेगा। तो वेरी क्लोज कहने का मतलब क्या कि इनफाइनाइट सीट की बात हो रही है। बात समझ में आ रहा है। each other कह रहा है if point A and C are also very close to P, also very close to plates। कहाँ कहाँ है पॉइंट ए बी सी, देखिए पॉइंट ए के बारे में कह रहा है कि यहाँ पर है, पॉइंट बी के बारे में कह रहा है कि इस दोनों के बीच में है, और पॉइंट सी के बारे में कह रहा है क्या कि यहाँ है। कह रहा है कि पॉइंट ए और सी जो है ये भी इस प्लेट के बहुत करीब में है, बहुत नजदीक में है। तो आपको करना क्या है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। आपको बस यही दो चीज याद रखना है क्या कि पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव फील्ड के कारण टुवार्ड्स द चार्ज। इतनी बातें तो पता होगी। पॉजिटिव से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, अवे, नेगेटिव के कारण हमेशा किधर, टुवार्ड्स द चार्ज। अब देखो कि ये सवाल है, इस सवाल को हम लोगों को डील करना है, कैसे डील करेंगे। तो देखो ये जो सीट 3 डायमेंशनल तुमको दिख रहा है ना, इसको हम 2 डायमेंशनल हम सीधे लाइन से मान लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे, देखिए कहानी यही है कि एक प्लेट है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इस पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इसके बहुत करीब एक सीट रखा हुआ है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, इतनी ही चार्ज डेंसिटी है इसकी भी, कितना, सिग्मा। पॉइंट ए आपका है इधर, पॉइंट बी आपका है कहीं बीच में, और पॉइंट सी आपका है कहीं इधर। समझ में आ रहा है बात। अब देखो कि पॉइंट ए भी दोनों के बहुत क्लोज है, तो पॉइंट ए से भी देखेंगे तो ये सीट भी इनफाइनाइट दिखेगा और ये सीट भी इनफाइनाइट दिखेगा। लेकिन इसका नाम अगर आप रख लीजिए पहला सीट और इसका नाम रख लीजिए दूसरा सीट, तो पहले सीट के कारण जो ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाहर के तरफ कि अंदर के तरफ, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, बाहर के तरफ। तो भाई जब पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के तरफ आएगा तो E1 कुछ ऐसा आएगा, और E1 होगा कितने के बराबर में, तो E1 बराबर सिग्मा बाय 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत अभी तो पढ़े। अच्छा, दूसरा चार्ज है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2 वो टुवार्ड्स द चार्ज होगा, चार्ज के तरफ E2, और E2 बराबर भी कितना होगा, ये भी कितना, सिग्मा बाय 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर देखिए कि दोनों चीज जो है बोथ E1
एंड E2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दोनों किस में है? मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। बट अपोजिट इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में दोनों क्या है? अपोजिट है। यानी कि E एट ए जो लिखिएगा वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1 लिखिएगा। और दोनों इक्वल है तो दोनों सब्ट्रैक्ट होकर के कितना हो जाएगा? बात समझ में आई कि नहीं आई? जरा सा देखो भाई। हाँ, सब नहीं जीरो होगा, ध्यान से देखिए। अब यहाँ बी पर आइए, अब यहाँ बी पर आइए, तो बी पर देखिए पॉजिटिव चार्ज के कारण अवे फ्रॉम द चार्ज हुआ E1, और नेगेटिव चार्ज के कारण टुवार्ड्स द चार्ज हुआ क्या? E2, है ना? दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में जब दो फोर्स लगेगा तो नेट फोर्स ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा? ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आप E एट बी लिखिएगा वो हो जाएगा कितना? E1 प्लस E2। E1 है कितना? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 है कितना? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एलसीएम लीजिएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा प्लस सिग्मा हो जाएगा 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 खत्म, कितना बचेगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है? उस साइड देखो, पहले वाले के कारण बाहर के तरफ E1, और दूसरे वाले के कारण अंदर के तरफ E2। सेम कहानी यहाँ भी E एट सी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है समझ में? इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पर आपका ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला पोर्शन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज खत्म हो जाता है। और अब आपको ये सलाह दिया जाता है कि आपके पास सबसे पहले जो किताब है वो किताब है कौन सा? NCERT। NCERT का चैप्टर 1 का जितना भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को, ऑल क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। सारे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। NCERT में पहला चैप्टर में 32 क्वेश्चन है, 1 से लेकर के 32 तक। अगर तुम एक एवरेज कॉपी रिवाइज करके तुम क्वेश्चन बनाओगे तो 1 से लेकर के 20 तक तुमसे तो एक भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा, ठीक ना? 20 से 32 तक में हो सकता है कि आप अगर पढ़ने में थोड़े से लापरवाही किए हैं, कमी किए हैं, तो आपको कुछ कुछ क्वेश्चन फंसेंगे, या लैंग्वेज घुमाने के कारण आपसे कुछ कुछ क्वेश्चन फंसेंगे। आप बनाइए और पूछ लीजिए। 3 दिन के बीच में, 3 डेज में, 3 डेज के बाद आपका टाइम आ जाएगा थर्सडे, और इस थर्सडे को आपके NCERT सॉल्यूशन का कॉपी चेक करेंगे। समझ में आ रहा है? इस 3 दिन में आप NCERT का 32 क्वेश्चन बना लेंगे। अगर डाउट होगा तो आप पूछ लेंगे, ठीक है? ये 32 क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगले दिन नया चैप्टर शुरू करेंगे, जिस नया चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले 11th के कुछ टॉपिक का जरूरत पड़ेगा। 11th का एक चैप्टर है वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर, ये वर्क एनर्जी एंड पावर में तुमको याद होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन जो 10th क्लास में पढ़े थे। क्या पढ़े थे? इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटिव टू अ पॉइंट। याद आ रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थोड़ा बहुत? तो वर्क डन निकालना है, वर्क डन इसी चैप्टर में पढ़ना है। दूसरी बात है क्या? चार्ज पर वर्क डन निकालना है। तो चार्ज में इन्फानाइट से जैसे जैसे नजदीक लाएंगे आर का वैल्यू घटता जाएगा, फोर्स हमेशा क्या होगा? बढ़ता जाएगा। एफ बढ़ता जाएगा ना, आर चेंज होगा तो एफ क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। फोर्स कांस्टेंट भी नहीं है, फोर्स कैसा है? वेरिएबल है। हर जगह फोर्स बदल रहा है, थोड़ा सा आगे लेके आए फोर्स बदल गया, थोड़ा सा आगे लेके आए फोर्स और बदल गया। तो इसमें 2 टॉपिक 3 टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, जिसमें पहला टॉपिक है क्या? जिसमें पहला टॉपिक है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। क्या है? वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। और ये वेरिएबल फोर्स के लिए जो हम लोग वर्क डन निकालते हैं, ये वर्क डन इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स। आपको याद होगा कहाँ से कहाँ तक? x1 से लेकर के x2 तक वर्क एनर्जी पावर में हम ये चैप्टर जिनको पढ़ाए हैं 11th उनको पढ़ाए होंगे, जिनको नहीं पढ़ाए हैं उनको कल पढ़ाएंगे फिर से। दूसरी चीज आप पढ़े होंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसमें 2 चीज पढ़े होइएगा। क्या? कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है,
वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर में होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। समझे? ये 11th में पढ़ना है वर्क एनर्जी थ्योरम। और अगला वर्क एनर्जी थ्योरम का दूसरा स्टेटमेंट है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस जो होता है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस वो इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर में। समझे? तो आप लोग कोशिश करिएगा कि कहीं से 11th में ये टॉपिक पढ़ के आए एक बार। अगर नहीं पढ़ के आएंगे तो अगले 1-2 दिन हम केवल आपको यही चीज पढ़ाएंगे, इसी पर क्वेश्चन करवाएंगे, तब जा करके हम पोटेंशियल चैप्टर शुरू करेंगे। बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो इतना पढ़ के आइए। आज इस चैप्टर को खत्म करते हैं। एनसीईआरटी निश्चित रूप से बनाइए सारे क्वेश्चन, और जो डाउट होता है वो पूछ लीजिए। कोशिश करिए कि आप एनसीईआरटी सॉल्यूशन का एक अलग कॉपी ही बना लें, जिसमें आप केवल एनसीईआरटी बनाए। क्यों? कि सबको कहीं ना कहीं एनसीईआरटी को रेफरेंस में लेके चलना है। तो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन का एक अलग कॉपी ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं तो आपके नोट्स का जहाँ चैप्टर खत्म हो रहा है वहाँ से एनसीईआरटी सॉल्यूशन शुरू कर लीजिए और आगे तक कंप्लीट कर लीजिए। लेकिन 3 दिन में बृहस्पति तक एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन आपके पास सॉल्व चाहिए। चाहे आप जैसे करें, बनाइए, खुद से बनेगा। नहीं कोई क्वेश्चन बुझाता है तो आप हमसे पूछ करके उसको डील कर लीजिए। क्लियर है बातें? ठीक है, पढ़ के आइए, फिर मिलते हैं अगले दिन, नया टॉपिक शुरू करें।